लगता है मैं लाइव आ चुका हूँ। कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं मेरे साथ। फिलहाल इंतज़ार कर रहा हूँ कि और लोग जुड़ जाएं। जो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्यार, शुभकामना। जो लोग मुझे हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं उनको धन्यवाद। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ। अनुपमा जी, शुभंकर, प्राप्ति और दीप्ति, और हमें लगता है शशांक और आशी भी हैं। अग्निव, हाँ पहचान गया मैं, अमृता चक्रवर्ती के नंबर से है अग्निव। मैं जानता हूँ अग्निव को। गौरी का बेटा, अच्छा मणिका भी जुड़ गई जबलपुर से। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मालविका तिवारी जी नमस्कार। हमारी पत्नी सोनाली दे जुड़ गई, नमस्कार। मानस, लावण्य कीर्ति सिंह, काव्या जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आप जुड़ने के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जैसी विदुषी आज मेरे इस बहुत ही साधारण से लाइव में आप जुड़ी हैं। और कई लोग विश कर रहे हैं। मानसी सालुंखे मुंबई से, बेगोनिया जी यूरोप से, माद्रिद, नमस्ते बेगुनिया जी, बहुत बहुत नमस्ते। मालविका तिवारी लिख रही हैप्पी बर्थडे दादा। सुषमा गुप्ता नमस्ते। मधु, निर्जा दास जी नमस्ते। अमृता चक्रवर्ती लेके मुझसे आ रहा हैप्पी बर्थडे गुरुजी। मेरी आवाज़ हल्की है या ठीक है? आ ही रही होगी मुझे लगता है, जरा चेक करना कोई। कृष्णा वर्मा, कृष्णा, हेमंती जी, अपूर्व, अरे वाह प्रतिभा भी जुड़ गई, अच्छा। सब मेरे नए पुराने सारे लोग जुड़ रहे हैं। अक्षत, अमित मिश्रा, अपूर्व सिंह, सुरजीत भामरा जी, ईशाना चौरसिया, सभी हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। छंदा जुड़ी हैं, छंदा भौमिक मजुमदार और रंजीत, आयुषी, लावण्य कीर्ति जी आपने नमस्कार भेजा है, मुझे विश किया है, धन्यवाद आपको। आवाज़ आ रही साफ साफ? हाँ मनिका लिख रही जबलपुर नहीं, मैं सीधी से हूँ। हाँ ये सही बात है। पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में जबलपुर ही बैठा है, शायद कभी तुमने पहले बताया था। विकास सिंह, अपूर्वा धन्यवाद शुभकामना के लिए। मीनाक्षी पाल जी को नमस्ते, प्लीज़ ब्लेस मी। सौम्या खुश रहो। अरुण, और काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। सुरजीत ब्राह्मणा जी नमस्ते। हाँ मालविका जी आवाज़ ठीक है। अंकिता जुड़ी है, अच्छा अंकिता जुड़ी है, शायद मैं मिस कर गया। और भावना गुप्ता जी, पूर्वा कैसी हो? और रूपम, जयंतिका भी जुड़ गई, पहले ही जुड़ी होगी। सुधा जी नमस्ते। रंजीता जी, रंजीता कैसी हो? बहुत अब थोड़ा बातचीत करते हैं। आज मैं
58 साल का हो गया, 58। तो एक समय होता है जब जन्मदिन बड़ी खुशी की बात होती है, लगता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, और एक समय आता है जब लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। लेकिन अगर इन बातों को छोड़ दिया जाए, न तो मैं बड़े होने की बात करूँ क्योंकि ये भविष्य की चीज़ है, और बूढ़े होने की बात ये निराशाजनक है। अगर इन चीज़ों को हटा दिया जाए तो आज एक मुबारक मौका है, बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन, स्वयं के लिए खुशी का दिन है, ये एक बात है। लेकिन मेरे जन्मदिन पर बाकी लोग खुश हो रहे हैं, और वो भी इतने सारे लोग, ये हमारे लिए और बड़ी और ज़्यादा और महत्वपूर्ण खुशी की बात है। क्योंकि जीवन में चलना तो अकेले ही पड़ता है, लेकिन अगर आप अकेले चलते चलते आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं और अधिक लोग जुड़ते जाते हैं तो खुशी होती है, और साथ में जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। जिम्मेदारी इसलिए बढ़ती है कि आप जिस रास्ते से चल रहे हैं, कुछ लोग आपके रास्ते को सही मान लेते हैं, मानना भी चाहिए, और हमारे पीछे हो लेते हैं आगे चलने के लिए। उन्हें लगता है कि ये रास्ता ठीक है, गुरुजी जा रहे हैं, चलो हम भी इसी रास्ते से चलते हैं। लेकिन फिर जिम्मेदारी आती कि कहीं मैं उनको मिसगाइड तो नहीं कर रहा हूँ, गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहा हूँ। वो पुरानी कथा है ना कि पाइप बजाते हुए आगे जा रहा है और पीछे पीछे चलते चले जा रहे हैं, और इस तरह उसने कथा सभी को पता है। तो लगता है कि क्या मैं ऐसा करके अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, जीवन में उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग उद्देश्य पहले से बनाते हैं और तब चलते हैं, और बहुत से लोगों के लिए होता है कि उद्देश्य बाद में तय होता चला जाता है। जैसे अगर आपने एक बंदिश की रचना करनी है, तो बंदिश की रचना इस प्रकार भी हो सकती है कि आपने एक खाका खींच लिया और एक बंदिश की एक अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं, एक आपने पहले बना लिया, और उसमें जब शब्दों के सहारे उस चीज़ को व्यक्त किया तो एक रचना हो गई। ये कविता रचने के लिए भी हो सकता है, संगीत रचने के लिए भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी बिना सोचे शुरू, और जब शुरू करते हैं तो शब्द खुद ब खुद जुड़ते जाते हैं, और उसमें आनंद कहीं ज़्यादा मिलता है। जैसे सोचा भी नहीं था कि मैं जब ये लिखने लगूंगा, ये इबारत लिखने चलूंगा, तो 2-4 शब्द लिखते लिखते ही उसमें और शब्द जुड़ते चले जाएंगे, जो हमने सोचा भी नहीं था वो चले आएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि शब्दों को गढ़ने के लिए सोचते रहो, फल नहीं निकलता है, और जब फल नहीं निकलता है तो बहुत निराशा होती है कि ये आज मैं कर नहीं पाया। लगता है कि अब मेरे अंदर वो बात रही नहीं, लगता है कि अब मैं रचना करने में समर्थ नहीं हूँ। लेकिन जब ऐसा कुछ आनंद आता है जो आपने सोचा भी नहीं है, शब्द कुछ थोड़ी सी बात सोची और उसके बाद कैसे कैसे शब्द जुड़ते चले गए, लगता है कि कहीं अंदर से कोई प्रेरणा चल रही है। यह भी लगता है कि कभी कभी कि कोई मुझे बता रहा है कि ऐसे करो, और ऐसे मैं करता चला जाता हूँ। यही गुरु का कॉन्सेप्ट है, और दिशा निर्देशक या मार्गदर्शक का कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारे गुरु जी को मैंने कहते सुना है कि अभी सभी राग क्या है कि गुरु मुख से सीखने का मौका नहीं मिलता है। जैसे आप 50 राग सीखने गए, 60 राग सीखने गए, लेकिन हो सकता है कि आपके पास गुरु जी के पास 100 हो, लेकिन आप 60 ले पाए। 60 के बाद जब आप उन 60 को पाथेय बना करके अब आगे निकलते हैं, तो आपको लगता है कि एक समय में कि एक कोई और चीज भी तैयार करे, और आप एक तैयारी करने के लिए एक राग का रास्ता आप ढूंढते हैं। उस राग को अपने हिसाब से एक रास्ता बनाते हैं, उसका एक आकार अपने हिसाब से कल्पना, इमेजिनेशन बनाते चले जाते हैं। जब यह इमेजिनेशन बनाते हैं तो बड़ी समस्याएं आती है कि इसको ऐसे करें या इसको ऐसे आकार प्रदान करें।
तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कभी कभी उनको ऐसा लगता था, ऐसा उनको कई बार हुआ था कि वे सोचते 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 उनको सो गए रात में, पहले सोच रहे थे कि इस राग को ऐसे गाएं कि वैसे गाएं, गुनगुना रहे हैं, बन नहीं रही बात, करते 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 नींद आ गई और उनको स्वप्न में गुरु दिखाई दिए और गुरु ने बताया कि ऐसे नहीं, इस प्रकार करो, तब जाकर के तुम्हारा बनेगा रास्ता। गुरु जी की नींद खुली, उन्होंने तब भी उस राग को उस ढंग से जैसा उन्होंने गुरु जी से स्वप्न में प्राप्त हुआ था वैसे उन्होंने करना शुरू किया। फिर देखा उन्होंने कहा ये रास्ता तो बड़ा अच्छा निकल रहा है, तो उन्होंने इसको माना कि ये गुरु कृपा है, बस हो गया, गुरु का काम इतना ही है, मार्गदर्शन। इस मार्गदर्शक होने के पीछे गुरु जी को क्या सोचना चाहिए और शिष्य को क्या सोचना चाहिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। शिष्य पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ ही रहता है कि ये जो मुझे रास्ता बता रहे हैं यही सही है, इसी रास्ते पर मुझे चलना है। तो जब आप खुद शिष्य रहते हैं तब तो बड़ा आनंद है। आप बस में बैठे हुए हैं, ड्राइवर को मालूम है किधर से ले जाना है ना, तो आप ड्राइवर चला जा रहा है, आपने बता दिया कि मुझे वहां जाना है, तो ड्राइवर ने कहा बैठ जाइए मैं आपको पहुंचा देता हूं। तो किधर से गया, कौन रास्ते से गया, आप कहाँ सोचते हैं, आप अपनी दुनिया में मगन, बस ड्राइवर ले जा रहा है, आप पहुंच गए। कहीं कहीं पर ऐसा भी आता है कि आप पूछते हैं कि भाई इधर से ले जा रहे हैं आपको, इधर से, तो बोलता है कि हाँ इधर से ठीक है रास्ता, ये उधर वाला खराब है इसलिए इधर से चलो। मार्गदर्शक, अनुभव, ऐसे करते करते एक समय आता है कि जब आप खुद बस ड्राइवर की सीट पर बैठते हैं और सवारी पीछे बैठी होती है, तब आपके पास जिम्मेदारी आ जाती है कि कहीं मैं उस रास्ते को गलत तो नहीं ले जा रहा हूं। तो जैसे जैसे उम्र के अगले पड़ाव पर हम पहुंचते हैं, मनुष्य पहुंचता है, उसके सामने यही जिम्मेदारी आ जाती है, रास्ता दिखाने की और निर्णय लेने की, सही निर्णय, सही मार्ग का चयन करना। ये सब बातें शिष्य को सोचना ही नहीं पड़ता है, गुरु को सोचना पड़ता है। तो इसीलिए हमको किसी ने बताया था, एक बहुत ही साधारण व्यक्ति कभी आए घर में, तो उन्होंने हमारी तारीफ की कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने 3 बातें पता नहीं कैसे ऐसे ही चलते चलते उन्होंने कह दी, और वे हो सकता है इतना सोच के उन्होंने ना कहा हो, लेकिन मैंने ये सोचा कि ये बातें मुझको कहीं से प्रेरणा स्वरूप प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि एक गुरु को सबसे पहले गुरु के पास जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी जानकारी अधूरी है, अब जानकारी एक बहुत बड़ी बात है, ज्ञान। अब कौन सा ऐसा गुरु होगा मनुष्य में जिसके पास पूर्ण ज्ञान हो। पूर्ण ज्ञान क्या, एक ज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा भी किसी के पास है कि नहीं पता नहीं चल पाता है। इतना इतना विशाल सब कुछ है, इसके में से कोई अगर दावा करे कि मुझे मेरे पास ज्ञान है तो वो उसकी मूर्खता ही होगी। लेकिन फिर भी जितने उसकी सीमा है, जितने उसके पास क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके अनुसार उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, जो कुछ भी उसने कमाया है, ज्ञान, विद्या, उस विद्या की कमाई की पूंजी जो है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर वो पूंजी छोटी हुई तो आप जब सिखाने जाते हैं तो कहीं पर आप पाते हैं कि आपका ज्ञान अधूरा है, अभी तो मैं ही नहीं ज्ञान मेरे पास है, मैं सिखाऊंगा क्या, मेरे पास खुद ही जेब में रुपए नहीं है तो मैं दूसरे को दूंगा क्या। ऐसे समय में गुरु 2 तरह के होते हैं। एक विनम्र गुरु होते हैं, तो वो तो कह देते हैं कि बेटा हमको इसका पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। क्या 3 तरह के गुरु होते हैं। दूसरा गुरु कहता है कि मुझे इसका ज्ञान तो नहीं है, लेकिन तुमने पूछा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको पता कर लूँ और इसके बारे में मैं उसको मैं अपने अधिकार में ले लेता हूँ, तब मैं तुमको बताता हूँ। तीसरे व्यक्ति जो होते हैं वो भ्रमित करने वाले होते हैं। वो पहले कहते हैं सुनो, अभी तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम हमसे ये सब पूछो कि ये क्या है, वो क्या है, ये तुम्हें पूछना नहीं चाहिए, गुरु से पूछना नहीं, सिर्फ बैठो, मैं जैसा कहूँ वैसा करो। अधिकतर इस तरह के डांटने वाले, बहुत ज़्यादा ये जताने वाले कि मत पूछो, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, अधिकतर ऐसे लोगों की झोली खाली होती है। और चूंकि थोथा चना बाजे घना, जब वो कम मटके में कम चना होता है
तब उसमें ज़्यादा शोर होती है, आवाज़ ज़्यादा होती है। और जब वो पूरा भर चुका होता है तब उसको हिलाएंगे तो आवाज़ नहीं आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि उसमें कितना है ये केवल हिला के पता चल जाता है ना, कोई डब्बे में सामान है कि नहीं देखने के लिए हिला लेता है, हाँ अभी है, कम है क्योंकि आवाज़ आ रही है। तो जब आवाज़ आती है तो लोग समझ जाते हैं कि ये इनके में अभी खाली जगह है और इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा सब लोग समझ नहीं पाते। जिससे पूछो वही संगीत के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मेरे पास ये है वो है, परंपरा से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इतनी आसानी से नहीं देता हूँ। अगर उनके अंदर आप टटोलने का मौका मिल जाए तो अधिकतर के पास होता ही नहीं है, क्योंकि जिसके पास होता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है उसके पास होता नहीं है, ये सभी जानते हैं। तो खैर मैं कह रहा था कि वो व्यक्ति आया उनसे, उसने मुझसे कहा कि गुरु के पास जानकारी होनी चाहिए और दूसरा उसने कहा कि ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी, हाँ, क्योंकि इसी ईमानदारी न रहने की वजह से हमारे संगीत में एक समय में बड़ा नुकसान पहुंचा। गुरु ने अपनी ईमानदारी न दे करके दूसरों को सिखाने में कोताही बरती, कम सिखाया, कुछ बातों को छुपा के रखा, कुछ बातों को अपने ही शिष्य को भी न देकर अपने बेटे के लिए रखा। ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे संगीत में रही है कि अपने बेटे को अपने परिवार में, अपने एक बिरादरी में, एक छोटे से दायरे में रखा। उससे फायदे भी हुए और नुकसान भी हुए। फायदे ये हुए कि वो चीज़ें जो बहुत ही मूल्यवान थी उनको उन्होंने अच्छी तरह से बना के रखा, उसको बिखरने नहीं दिया। लेकिन इससे इस न बिखरने देने से बहुत नुकसान ये हुआ कि वो उसका फैलाव नहीं हुआ, उसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। और प्रचार प्रसार न होने के कारण दो बातें हुई। पहली ये कि उसके प्रति लोगों में जानकारी नहीं भी रही, और एक बात और भी हो गई अनजाने में कि जब उसके प्रति जानकारी नहीं हो, ये पता था कि एक बहुत ही खास चीज़ है, तो उसके बारे में लोगों ने क्यूरोसिटी, जिज्ञासा ज़्यादा हुई। जो चीज़ मिलती नहीं है उसके बारे में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, और जब मिलने लगती है तो उसके बारे में आकर्षण कम हो जाता है। बच्चों में देखा है ना, ये हमको दिला दो, ये हमको दिला दो, और जब मिल जाता तो उसकी परवाह ही नहीं होती, वो अलग फेंका फिर आगे निकले। जब तक नहीं मिला है, जब तक इंतज़ार है, तब तक उसकी कीमत रहती है। तो एक गुरु को इन दोनों चीज़ों में तालमेल बनाए रखना पड़ता है। अगर आपने पूरी तरह से उसको अपने पास स्टोर कर लिया कि देंगे ही नहीं, तो एक समय वो मांगने से मना कर देगा, बोले जाने दीजिए, हमको चाहिए नहीं, पता नहीं क्या रखे हमको पता ही नहीं। और अगर आपने उनको जब जल्दी जल्दी दे दिया तो उसके प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है। इसलिए गुरु को संभल के एक सीमा तक अपनी मुट्ठी को खोलना भी चाहिए और मुट्ठी को थोड़ा थोड़ा बंद भी रखना चाहिए। ये बैलेंस अगर नहीं रहा, ये इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में कायम नहीं हुआ तो दिक्कत आती है। तो इसमें ईमानदारी की बात तो है ही है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं। संजोग से मेरे गुरु लोग ऐसे मिले कि ईमानदारी के मामले में तो पराकाष्ठा थी, जेनरस थे। ईमानदारी होना भी उससे भी आगे बढ़ करके एक जेनरस होना होता है, खुद से कह देना आओ तुमको हम ये देते हैं। अब विद्यार्थी के पास इतनी समझ है कि नहीं, विद्यार्थी के पास इसकी परवाह है कि नहीं, और इसकी इज्जत है कि नहीं, ये देखना भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि कोई भी चीज़ किसी को भी दे दिया जाए। लेकिन इसकी शिकायत कम ही गुरुओं की होती है कि मैंने सिखाया उसको, उसने ऐसे ही फेंक दिया। ऐसे मौके आते हैं, और ये हार्ट ब्रेकिंग मौके भी गुरु के जीवन में एक बार नहीं सैकड़ों बार आते हैं। मन से सिखाया, सब कुछ किया, लेकिन मालूम चला कि एक समय में तो बड़ी उसकी पूछ थी, और फिर कुछ और एक और उसका डाइवर्शन पैदा हो गया और छोड़ के चल दिए। तो गुरु को अफसोस होता है कि झूठा ही मेहनत किए, इतना कुछ ऐसे ही सिखा उखा देते तो कौन, क्या दिक्कत थी, जान निकालने की क्या जरूरत थी। है लोग बोलते थे कि अपने कलेजा निकाल करके सिखाना। खैर, तो फिर भी हमारे हिसाब से अपनी ईमानदारी में कमी नहीं करनी चाहिए। आगे क्या होगा
किसने उसको इज्जत करनी है, किसने उसकी इज्जत की, किसने उसकी नहीं की, कौन उसको आगे तक कायम रखेगा, कौन नहीं करेगा, इसकी परवाह ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। तो पहली बात तो जानकारी की हुई, जानकारी के बाद ईमानदारी की हुई, और तीसरी बात जो उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण थी वो थी जिम्मेदारी की। तो मैंने इन 3 बातों को गांठ बांध लिया, क्योंकि जिम्मेदारी ये कहती है कि आप जिसको सिखा रहे हैं, जिसको चीज़ें बता रहे हैं, उसको उसके बारे में आगाह भी करते रहे कि ये क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आप एक राग सीख रहे हैं तो उस राग की कैसी प्रस्तुति करनी चाहिए, उसमें कहीं कहीं के क्या क्या दिक्कतें, क्योंकि द्वंद्व ये हमारे जीवन का, हमारी सोच का एक हिस्सा है। सभी विद्यार्थियों के दिमाग में तरह तरह के द्वंद्व पैदा होते हैं। द्वंद्व इस बात को लेके भी हो सकता है कि क्या मैं गा पा रहा हूँ या नहीं गा पा रहा हूँ। अब ये ना गा पाना और गा पाना, इसमें भी बड़ी अलग अलग दिक्कतें हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा गा लेते हैं लेकिन आगे चल के गाते नहीं हैं, या आगे चलकर तरक्की नहीं करते, एक जगह ठहर जाते हैं। उनके अंदर वो मादा नहीं होता है कि वो उसको और आगे तक उसको कायम रख सके या उन्नति को आगे तक ले जाए, एक जगह जाके ठहराव आ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आगे बढ़ने की सहजात प्रतिभा और भगवान का दिया हुआ जो चीज़ संगीत के लिए आवश्यक है वो सब थोड़ा कम होता है। अब इसको भी आप क्या कहेंगे कि सारी चीज़ें भगवान ने बराबर तो बांटी नहीं है। क्यों नहीं बांटी, इसके पीछे अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग कारण है। कोई पूर्व जन्म की बात करता है, कोई कर्मों की बात करता है। ये सब द्वंद्व तो अपनी जगह है ही है, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है, बड़ी स्पष्ट है, वो ये है कि आपको अपने दिए हुए परिस्थिति, दिए हुए क्षमता और दिए हुए पारिपार्श्विक के आधार पर अपना रास्ता निकालना पड़ता है। क्योंकि सबके रास्ते अलग हैं, सबके परिस्थितियाँ अलग है, सबके सामर्थ्य अलग अलग है, क्षमता अलग अलग है। अभी क्षमता के साथ तालमेल बैठा करके हम कैसे आगे बढ़ें या अपना रास्ता कैसे ढूंढें, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जानकारी और ईमानदारी के साथ साथ ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो रास्ता ढूंढ रहा है वो उसके कम सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है, तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। जिसके पास थोड़ी भगवान की दी हुई क्षमता कमज़ोर होती है वो निराश बहुत जल्दी होता है। स्वाभाविक है, वो अपने बगल वाले को देखता है कि वो तो हफ्ते में 2 दिन भी रियाज नहीं करता, इतना अच्छा गाता, मैं तो डेली 4 घंटा कर रहा हूँ, तो भी मेरे पास क्यों नहीं हो रहा है। तो अब इसके लिए मैं उनको यही बताता हूँ कि देखो भाई, तुम जहाँ जिस घर में पैदा हुए हो उसके आगे का तरक्की करने के लिए सोचना चाहिए। जैसे अगर कोई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा हुआ है, काफ़ी समृद्धि है, तो उसके पास मान लीजिए कि 10 शोरूम है। शोरूम यानी एक उसका माना जाता है कि अलग अलग कंपनियों के 10 शोरूम उसके पास है, तो काफ़ी धनी हो गया। मान लीजिए अलग अलग कंपनी, रेमंड्स का शोरूम है उसके पास, विमल उसका शोरूम है, इसका है, अलग अलग चीज़ों की है। तो तरक्की से कहते हैं कि बेटा अब उसी धंधे को अपना ले। अगर ऐसा नहीं भी होता है, अधिकतर नहीं भी होता है, अधिकतर कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं लोग और अच्छा भी करते हैं। अब अलग उसमें गए तो उसका काम ये होता है कि पिता के पास 10 शोरूम था तो मैं 20 कर दूँ, यही उसकी तरक्की है। अब आप बताइए कि अच्छा, तो लोगों ने पहले ही ज्योतिषी ने हाथ देखा उसका और रेखाएं देख करके, उसके मस्तक देख करके और वो क्या बोलते हैं उसको देख करके, पत्री वगैरह देख के बताया कि बेटे का राजयोग है, ये बेटा आपका राज करेगा। तो वो 10 शोरूम का मालिक था, वो 20 हो गया, 25 हो गया शोरूम, शहर का बड़ा धनी रईस आदमी हो गया, अच्छी बात है। एक दिन एक ज्योतिषी ने एक रिक्शे वाले के बेटे को कहा कि बेटा तुम्हारा बेटा तो राजयोग है। तो वो सोचा कि मेरे पास ही 25 शोरूम हो जाएगा, तो ये तो गलत है, क्योंकि उसने शुरुआत कहीं जहाँ से की है वहाँ से तरक्की देखी जाती है।
तो उसने क्या है, वो आगे तरक्की किया, वो एक बहुत बड़े कंपनी में वो उसका मालिक बन बैठा, जिसमें बहुत सारे रिक्शे और गाड़ियां थी। तो उसकी तरक्की उतने में हो गई, उसका राजयोग हो गया। तो कौन किसका राजयोग होगा, ये हम दूसरे से तुलना नहीं करते, हम अपने से तुलना करते। मेरा आज पिछले कल के तुलना में बेहतर है, यही हमारी तरक्की है। सभी जानते हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं जो कि मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूँ। और ये मौका मिलता है याद दिलाने का, तो कुछ मैं दिला दे रहा हूँ। तो ये सब जिम्मेदारी का, बच्चे आकर के बोलते हैं कि गुरुजी रियाज कर रहे हैं, कुछ होता ही नहीं। तुमको मैं बताता हूँ कि देखो, तुम अपना रिकॉर्डिंग पहले दिन का जब आए थे तब का अपना रिकॉर्डिंग ज़रूर रखा करो, क्योंकि तुमको पता चलता है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। तो अपना स्टार्टिंग पॉइंट भूल जाओगे, सोचोगे वहाँ से मैं एकदम सीधे वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो कैसे संभव है। सबकी अपनी अपनी गति है, सबके अपने अपने प्रारब्ध है, सबके अपने अपने कुछ निश्चित भी होते हैं, निर्धारित भी होते हैं, ऊपर वाले ने निर्धारित किया हुआ है। कुछ आप अपने से निर्धारित करते हैं। भगवान ने निर्धारित किया है कि आप 100 मीटर चलेंगे, आपने अपने प्रयास से 150 मीटर चल लिया, लेकिन अब 10,000 मीटर की बराबरी तो नहीं करना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी गति है, सबके अपने अपने प्रारब्ध है, उसी के में आगे जाएं। ये गुरु का काम होता है बताना। फिर गुरु की जिम्मेदारी होती है कि वो बीच बीच में देखता रहे। अच्छा, किसी की भी तरक्की एक बराबर तो होती नहीं है। यहाँ से शुरू किया, ऐसे चलते रहे, ऐसा तो होगा नहीं। थोड़ा ऐसे चला, ठहर गया, फिर थोड़ा आगे चला, हो सकता है ठहर गया। तो जब आगे चल रहा है तो उसको और पुश कर देना, हाँ बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा और पुश हो जाओ, ठीक है। फिर जहाँ ठहर गया तो उसे कहा कि ठीक है, अच्छा 2-4 दिन धैर्य रखो, अभी तुम्हारा फिर समय आएगा, फिर तुम चलोगे। फिर कोई नीचे जा रहा होता तो उससे कहते कि क्या कर रहे हो, तो अपनी दी हुई चीज़ खोते क्यों हो। थोड़ा उसको, ये जो जिम्मेदारी है, ये एनालिसिस है, ये गुरु को हमेशा करते रहना पड़ता है। ये क्षमता, ये कहना कि आपके पास बहुत सारे शिष्य हैं तो आप नहीं कर पाते होंगे, ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोगों के पास 2 शिष्य होते हैं, वो दोनों की जिम्मेदारी नहीं ले पाते। 4 है, 4 की जिम्मेदारी नहीं ले पाते। और किसी के पास क्षमता है तो 40 की बात कर लेता है। कंपनी की बात है, कई लोग हैं, आप अपने 4 दोस्तों का नाम और उसके परिवार के लोगों का नाम भूल जाते हैं। और यहाँ मालूम चला कि कंपनी का बड़ा मैनेजर है जो बहुत तेज तर्रार है, तो वो अपने पूरे कर्मचारियों का नाम उसको याद है। हाँ मिस्टर विनय पांडे जी, कैसे हैं आप, आओ मदद। तो वो सोचता है कि इतने बड़े कंपनी के मैनेजर हैं और वो हमसे मुश्किल से 4 बार साल भर में मिलते हैं और मेरा नाम भी जानते हैं विथ टाइटल। तो ये तो अलग अलग क्षमताएं हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी छोटी सीमाओं के बीच में जो भी मैं कर सकूँ वैसे करने की कोशिश करता हूँ। इसी क्रम में मैं अपनी अर्जी लिख देता हूँ भगवान के पास। मैं अपनी अर्जी लिख देता हूँ कि अब मुझे ये चाहिए, मैं आपसे मांगता हूँ कि मुझे ये चाहिए, नीचे साइन करके उनके पास पहुँचा देता हूँ। और उसके बाद अर्जी मंजूर होगी कि नहीं इसकी चिंता छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैंने अर्जी लिख दी। तो एक समय में मैंने अर्जी लिखी, बहुत पहले की बात है, जब मेरे थोड़े विद्यार्थी गाने लग गए, थोड़ा ठीक गा रहे थे, अच्छा गा रहे थे, कई विद्यार्थी बहुत अच्छा गाने लग गए। मैं देखता था कि शहर में किसी को कोई परवाह ही नहीं है, मैं सिखा रहा हूँ और मेरे विद्यार्थी को कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इतना उनके साथ लग के सिखा रहा हूँ और जब फल आ रहा है तो कोई इसको सुनने उसको तैयार ही नहीं है करने के लिए। तो मैं स्वयं संस्थाओं के पास, संस्थाओं के अध्यक्षों के पास, संस्थाओं के सेक्रेटरीज के पास खुद जा करके, क्योंकि उस समय फ़ोन और मोबाइल का ज़माना नहीं था उतना। आज तो हर चीज़ व्हाट्सएप पे हो जाती है, उस समय फ़ोन मोबाइल थे लेकिन उसका इस तरह से प्रयोग नहीं था, अंधाधुंध। जाके उनसे कहते थे कि अरे वो मेरी वो एक शिष्या बेटी है, बहुत अच्छा गा रही है, उसका आप रखवाइए। तो उन्होंने कहते सिखाइए, अभी होगा, अभी आप अभी से परेशान मत हो जाइए, अरे अभी आपकी ही क्या उम्र है। करते करते हम भी एक बार निराश हो गए। मैं कहा ऐसी की तैसी, मैं जो है खुद ही संस्था बना करके मैं ही लोगों को सुनवाऊंगा, देखे क्या होता है। तो मैं सोचा कि अब मेरे घर में कोई ऐसा स्थान नहीं था, एक पुराना मकान था जिसमें कोई भी कमरा 10-12 लोगों से ज़्यादा बैठने का नहीं था। तो छत में भी जाते तो वो भी ज़्यादा इस तरह का छत भी नहीं था कि लोगों को बैठाते, या ऐसा कुछ जगह नहीं था। मेरे पास संसाधन नहीं थे कि मैं हॉल बुक करूं और उनका कार्यक्रम रखूं। तो मैंने कहा कि कई लोगों के पास बड़े बड़े ड्राइंग रूम हुआ करते हैं,
और इस ड्राइंग रूम में लोगों के पास जो है अच्छा सोफा लगाए, उसमें बड़ा अच्छा अच्छा कवर लगाए, पर्दे लगाए और तरह तरह की नक्काशी किए, कलर इधर पीला उधर लाल। देखने वाले नहीं आते हैं, कोई बैठने तो आ ही नहीं रहा है। मैं एक बार किसी के घर पहुंचा तो उनके घर में गए तो बोले आओ आओ बैठो बैठो, और मैं उनके सोफा पर बैठा तो उन्होंने अपने पत्नी से कहा 17 दिन हो रहे हैं मैं इस सोफे का कवर बैठा हूँ, आज पहली बार देवाशीष आया है तो कोई बैठा। तो हमने कहा ऐसा कवर लगा के फायदा क्या है, खुद ही देखना है। चलो ये बात तो समझ में आया कि खुद ही देखना है। तो हमने कहा कि कई लोगों के पास बड़े बड़े ड्राइंग रूम होते हैं, वो थोड़ा सा हमको दे देना, हम वहाँ पर लोगों को बैठा के कुछ गाने ही बजाना न करेंगे, कोई नुकसान तो करेंगे नहीं। फिर हमें लगा कि उनको लगेगा कि चाय पानी का इंतजाम करना है, समोसे का इंतजाम करना है, तो मैंने वहाँ पर एक वो लगा दिया कि हमें सिर्फ आप एक एक कप चाय जो आप खुद पिलाए या तो कहिएगा मैं कहीं से मंगवा लूँगा, वो पूर्व कुल्हड़ में, छोटे छोटे कुल्हड़ में, मट्टी के कुल्हड़ में आ जाएगा। तो अब रोक लगाया तो मैं पहुंचा किसी के यहाँ कार्यक्रम के लिए, तो मेरे पास अगली समस्या श्रोताओं की थी। हर आदमी घर से निकल के जाने को तो तैयार नहीं इतनी आसानी से, तो फिर भी मैंने कई लोगों को रिक्वेस्ट की, उससे फ़ोन पर बात की कि आपको मैं जब जब बुलाऊं महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आइएगा ज़रूर। तो बच्चे जो स्टूडेंट मेरे और उनके पिता माता या जिनको मैं जोड़ सका ले करके हर एक किसी के घर पहुंचा। 20 लोग हुए, 18 लोग हुए, 22 लोग हुए। फिर मैंने देखा कि उनको मैंने मना भी किया था कि चाय के साथ कुछ मत रखिएगा, लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ खिला भी दिया। तो हमें लगा कि उनको अच्छा लगा है और उन्होंने भी कहा कि हाँ आज बड़ा अच्छा लगा, सब अच्छे अच्छे विद्यार्थी लोग आए, ये आए, बड़ा एक माहौल बन गया। हम लोग इस माहौल को पसंद करते हैं, आप जब भी आप करना होगा फिर दोबारा आइएगा। मन बढ़ा। अब किसी ने कहा मेरे यहाँ करिए, तो वो मालूम चला उस पार डाफी बहुत दूर BHU के पीछे वहाँ पे है, यूनिवर्सिटी के पीछे। तो कई उन रास्ता कैसे पहुँचे, तो मैंने एक बताया कि अच्छा उस फलानी जगह पे सब लोग इकट्ठा हो जाना, और वहाँ पे कोई साइकिल, कोई स्कूटर, कोई ऐसे सब इकट्ठा हो गए। मैं आगे आगे चला, मेरा कारवां पीछे पीछे चला। जहाँ गए उन्होंने सब कुछ किया, गाना वाना हुआ, हमने कहा आप चले? कहा अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे जाएंगे आप, मैंने आपके लिए बाटी चोखा का इंतजाम किया है। तो हम कहे भाई तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए नहीं कि मुझे खाने को मिल रहा है, मुझे लगा कि ये उनको अच्छा लग रहा है। तो ऐसे किसी के घर, वो कचहरी के उधर, उनके यहाँ कहा कि मेरा नया मकान बना है तो मैं चाहता हूँ कि एक मेरे हॉल में आप प्रोग्राम इस तरह का कर दीजिए। लोगों फिर बुलाने लग गए उनको। अब जगह जगह जाते जाते हमारे श्रोता भी थकने लगे, मैं भी थकने लगा। तो मैंने भगवान के पास अर्जी दी, काश एक मेरा भी कोई एक छोटा सा हॉल होता। हाँ मेरे पुराने मकान में कोई जगह नहीं है, लेकिन एक ऐसा हॉल मिल जाता जो फ्लैट में, तो मैं अपने यहाँ ही कर लेता। 50 लोग 40 लोग तो बैठने हैं, मुझे क्या मालूम था कि आगे कुछ और होने जा रहा है। भगवान के यहाँ मेरी अर्जी मंजूर हो गई और एक फ्लैट मैंने खरीद लिया जिसमें मैं आज रहता हूँ। वहाँ पे 60-70 लोग तो ऐसे ही चले आने लगे। बाहर चप्पल का अंबार लग जाता, जूते और चप्पल के। फ्लैट के बाहर जगह ही कितनी होती है सीढ़ी के पास। तो एक आदमी को लगाना पड़ता था कि सुनो जो भी आए उनका चप्पल एक किनारे रखना। तो एक विद्यार्थी दे पूरा घंटों उसको चप्पल को ही पैरों से हटा हटा के रखते, जिससे कि दूसरे फ्लैट वालों को तकलीफ ना हो। कुछ लोगों ने आपत्ति भी की। हमारे फ्लैट के आसपास किसी ने कहा कि बहुत, हमने उनको कहा कि कभी कभी की बात है, 15-20 दिन की बात है, एक दिन आप सहन कर लीजिए। धीरे धीरे वहाँ पे कार्यक्रम होते होते फिर मिला कि बड़ी दिक्कत होती है। जहाँ रहते हैं वहाँ पे सब कुछ अरेंज करना और अपने सारे जो भी फर्नीचर वगैरह सबको हटा के खाली करना दिक्कत होती है। मुझे जो दिक्कत है उससे ज़्यादा परिवार को होगी। हालांकि हमारे परिवार के लोग तो इतना कोऑपरेटिव हैं कि वो आज भी दुखी होते हैं, बोले कि फ्लैट में होता था इतने सारे लोग आते थे, अब नहीं आते। खैर वो एक समय आया जब मैंने वहाँ पे काफ़ी कार्यक्रम किए और लोगों के आने की संख्या इतनी बढ़ी कि मैं दंग रह गया कि लोग सुनना चाहते हैं और लोग संगीत से जुड़ना चाहते हैं। और मैं समझता था कि संगीत को कोई पसंद ही नहीं करता, शास्त्रीय संगीत को। यहाँ तो शास्त्रीय संगीत के लिए लोग मरे जा रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि हमारा ठीक से ऑर्गेनाइज करके करना, कैसे किया जाए, लोगों तक सूचना पहुँचना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको व्यवस्थित किया जाए तो लोगों की कमी नहीं है। ये तो लोग ऐसे ही कहते हैं कि हम संगीत का आयोजन करते, श्रोता नहीं मिलते। ऐसी बात तो नहीं है।
ये तो यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले बनारस में लोग, थोड़े दिन नहीं, एक कोई 15-20 साल पहले लोग रोते रहते थे कि कार्यक्रम करो, सबके पास सबके लिए नाश्ते का इंतजाम करो, कार्यक्रम रखो, अच्छे कलाकार का भी रख दो, पूरी सुंदर व्यवस्था करो, सबके घर में कार्ड बांटो, और अंततः सुनने वाले नहीं मिलते। तो एक समय में आया था, मेरे एक मित्र है, वो व्यवसायी है पेशे से, संगीतज्ञ नहीं है, तो वो संगीत से डायरेक्टली जुड़े नहीं, लेकिन स्वाभाविक प्रेम की वजह से उन्होंने आयोजन किया हुआ था, एक संस्था खोली हुई थी, आज भी चलती है। तो उस संस्था में एक समय आया कि जब उन्होंने एक दिन कहा कि 300 कार्ड भिजवाया देवाशीष जी, और 300 कार्ड में यहाँ पे 30 लोग नहीं बैठे हुए हैं, 20 लोग 15 लोग सिर्फ आ रहे हैं, कलाकार इतना अच्छी प्रस्तुति दे रहा है, मैं तब से खड़ा हूँ, सबके पास फिजिकली कार्ड पहुंचाए हूँ। ये कोई व्हाट्सएप का जमाना नहीं था उस जमाने में, लोगों को फोन करना पड़ता था, मैसेज करना पड़ता था, वो उतना आसान नहीं होता था कि ग्रुप बनाया और एक ठो डाला और चला गया, आज तो बहुत आसान हो गया। तो इतना करने के बावजूद लोग घर से निकल के आने को तैयार नहीं, बंद कर दूंगा मैं, ये तो मेरा काम नहीं है, व्यवसाय में छोड़ के मैं यहाँ पे आके झूठी समय देता हूँ अपना। तो मैं बहुत निराश हुई, उनकी निराशा देख करके मुझे दुख हुआ। मैं सब शिष्यों से जाके कहना शुरू किया, अरे भाई कार्यक्रम होता है, हम तुमको सूचना दे रहे हैं कि उस दिन को फलानी संस्था का कार्यक्रम है, आप जाओ, जाकर के बैठो, एक कला संगीत बढ़ेगा, संगीत का वृक्ष है वो इतना बढ़ेगा, तुम भी उसके नीचे खड़े हो जाओगे, मैं भी खड़ा होऊंगा, संगीत के और लोग भी खड़े हो जाएंगे, वो संगीत के वृक्ष को थोड़ा बढ़ने दो, थोड़ा आगे पानी इसको दे। ये जो सेंस था, ये सेंस और गुरु लोगों को भी, कुछ गुरु तो करते हैं, ज्यादातर नहीं करते। वो कहते हैं मेरा कार्यक्रम है तो सुनने आ जाओ, दूसरे का जाना मत, क्योंकि दूसरे का जाओगे तो तुम भ्रमित हो जाओगे, गलत सीखोगे। सवाल इसका नहीं है, सवाल गुरु का नहीं है, सवाल गुरु के गाने का नहीं है, सवाल शिक्षा का नहीं है, सवाल संगीत का है। तो संगीत को बढ़ाएंगे नहीं तो हम उसके, ये अगर वही वृक्ष ही नहीं रहेगा तो हम तो वो छोटे छोटे चिड़िया हैं जो पेड़ की डाली पर बैठते हैं। अब पेड़ ही नहीं है तो हम डाली कहाँ पाएंगे बैठने के लिए। तो कोई मैं इस डाली पर बैठा हूँ, कोई दूसरा गुरु उस डाली पर बैठा है, कोई तीसरा वहां बैठा है, किसी का घोंसला वहां है, किसी का घोंसला वहां है। तो अब पेड़ ही नहीं रहेगा तो ना तुम्हारा घोंसला रहेगा ना मेरा घोंसला रहेगा। तो हम किस बात की बड़ाई करें कि नहीं ये मेरा घोंसला, इधर आओ, उधर के घोंसले में मत जाना, उनको मत देखना, मेरी आवाज सुनो, उनका मत सुनना। ये सब छोटी बातों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। तो खैर, मैं ये नहीं दावा करता कि मैं उठ ही गया हूँ ऊपर, लेकिन प्रयास करता हूँ। माँ पीछे हैं, देख रही हैं, उनके सामने बैठ के मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की, जिम्मेदारी के साथ कोशिश की। तो जहाँ जहाँ कार्यक्रम की जानकारी मिली, विद्यार्थियों को प्रेरित करते करते मेरे पास जो हॉल था वो भरते भरते पूरी तरह से इतनी स्थिति वो हो गई कि मुझे लगता था कि अब मैं, तो खैर उसके बाद मैंने अगली अर्जी लगाई दी थी कि हमारा एक छोटा सा एकेडमी होना चाहिए। मुझे कोई इतना बड़ा का नहीं है, लेकिन एक छोटी सी एकेडमी होनी चाहिए। तो वो तो खैर बाद की बात है। पहले एक छोटा सा स्थान मिला किराए पर, उसी में हम लोग शुरू हुए। किराए के स्थान को थोड़ा और बड़ा, एक और कमरा, इस तरह से बढ़ता गया और काम बढ़ता गया। लोग आने लगे सीखने के लिए, बाहर से, यहाँ से, हर जगह से। और सभी जानते हैं कि समय वर्तमान समय में शिल्पायन क्या हो रहा है। तो हमने एक छोटी सी अर्जी भी लगा दी थी कि एक अपना होना चाहिए, हमारा अपना हो जाए तो बहुत अच्छा हो। माँ सुन ली, उन्होंने कहा कि ठीक है, समय आएगा तो वो भी तुमको मिल जाएगा। तो पिछले साल 21 मई को, 21 मई को हम लोगों ने ये जो हम स्थान बैठे हुए हैं, इस स्थान को हम इसको खरीद सकने में सक्षम हुए। मैंने हमारे साथ आप जानते ही सभी लोग, डॉक्टर रागिनी सरना, जो हमारे स्टूडेंट हो तो अच्छी तरह जानते हैं, जो श्रोता जुड़े उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तो डॉक्टर रागिनी सरना हमारे इस इंस्टीट्यूशन की प्राचार्य भी है, और हमारी जो ये संस्था है उस संस्था की वो सचिव है। मैं अध्यक्ष हूँ, वो सचिव है, और हम लोग मिलकर संस्था को एक एक ईंट जोड़ करके उसको बढ़ाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, उसको देखने के लिए जो बनारस में है वो तो देखते ही हैं, और जो नहीं बनारस में है वो आकर जरूर देखें। और उसके बाद इस संस्था में जो क्लासेस चलते हैं उसमें कई टीचर्स हैं, आप जानते ही हैं, करीब इस समय 7-8 टीचर्स हैं, और कई सौ विद्यार्थी हैं, जिसमें से बहुत सारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं भारत के अलग अलग जगहों से। कुछ ऑफलाइन आते ही हैं काफ़ी को, वो जो इधर कुछ दिन तक लॉकडाउन की वजह से बंद था, लेकिन अब शुरू। तो उस समय
अब मुझे ये था कि एक अच्छा सा हॉल बन जाए। संगीत को बहुत भीड़ की ज़रूरत नहीं है। मैं शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ। शास्त्रीय संगीत में क्वालिटी मेंटेन होना पहली शर्त है कि जब मैं राग गा रहा हूँ तो वो राग अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करे। उस दिन उस विद्यार्थी या उस गुरु या उस कलाकार में उस राग को उस क्षमता तक, उस सीमा तक पहुंचाने की कोशिश करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही ऐसा कर पाएगा। सबके अपने अपने सामर्थ्य है। एक छोटा सा विद्यार्थी भी अगर कभी कभी इतनी अच्छी प्रस्तुति कर देता है कि अंदर से दिल बाग बाग हो जाता है तो हो गया, यही बहुत है। तो क्वालिटी शास्त्रीय संगीत के साथ जुड़ी हुई पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। इस शर्त को छोड़ करके शास्त्रीय संगीत के उत्थान की बात करना असंभव है। मान लीजिए शास्त्रीय संगीत का कोई कार्यक्रम हो रहा है जो बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है, उसमें हजारों भीड़ आई, उसमें इतनी चमक दमक रोशनी, अखबारों में वो प्रचार प्रसार सब कुछ हो गया। कलाकार बैठा, कलाकार ने पुरजोर कोशिश की। कौन सा कलाकार ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसका कार्यक्रम अच्छा ना हो? कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए सबका। तो अच्छा से अच्छा कार्यक्रम करने के बावजूद आप जानते हैं ऐसे ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे गाना बजाना यादगार नहीं हो पाता है, तो नहीं ही हो पाता है। बड़े कलाकार भी आकर के वहाँ व्यर्थ हो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि हाँ आज जम नहीं पाया। हालांकि वो बोलते नहीं है, वो सामने कहते हाँ हाँ, सभी लोग कहते वाह 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 वाह, लेकिन अंदर टटोले तो पता चल जाता है कि हाँ इतने बड़े कलाकार होकर भी जमा नहीं। और कभी कभी एक छोटे से स्थान में, एक बहुत ही साधारण से स्थान पे मालूम चला कि आसपास गली में कहीं कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ आ रही है, लोगों के चलने के गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है, कूलर चल रहा है क्योंकि अब इतना एसी हर जगह नहीं होता है, उसकी आवाज़ आ रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन गाना बजाना बहुत जम के हुआ। याद लेके आदमी आता है कि आज बहुत मज़ा आया। वो जो छोटी छोटी जो परिस्थितियाँ थी, जो बाधाएं थी, उसको अतिक्रम करते हुए जो उस दिन संगीत की एक ऊंचाई प्राप्त हुई, जो आनंद प्राप्त हुआ, इसमें सबसे मूल तत्व वही है, आनंद। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए जितना भी प्रयास किया जाए वो श्रेष्ठ है। इसी अगर आपको सिखा के आनंद मिल रहा है तो आपका कार्य श्रेष्ठ है, जीवन श्रेष्ठ है। अगर आपको सीख के आनंद मिल रहा है, गुरु के पास जाते हैं, जो सीखते हैं अंदर से खुशी होती है कि आज मुझे कुछ सीखने को मिला, वह दिन आपका श्रेष्ठ हो गया, आपका जीवन श्रेष्ठ हो गया। कोई सुनने के लिए गया और जाके अंदर से, अच्छा ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर श्रोता को पूरा आनंद मिले। श्रोता के पास भी आनंद लेने की अलग अलग क्षमताएं होती है, उसके पास भी अलग अलग मन की स्थिति, मनस्थिति होती है। मनस्थिति के साथ, परिस्थिति के साथ तालमेल करते हुए अगर उस दिन आनंद आ गया तो आनंद की रस वर्षा, ये ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। तो वो श्रोता के लिए, कलाकार के लिए, आयोजक के लिए, गुरु के लिए, शिक्षा प्राप्त करने शिष्यों के लिए, एक साधारण कॉमन मैन से लेकर के विशिष्ट जनों तक सबसे मूल तत्व है कि आनंद मिलना चाहिए। तो अगर आनंद मिला तो वह कार्य श्रेष्ठ है। और संगीत में आनंद लेना सबसे सरलतम कार्य है। अगर आपके पास एक सहृदय, आप सहृदय हैं, एक आपका हृदय में भाव है, संगीत को ग्रहण करने की क्षमता है, संगीत से रस से सरोबार होने के लिए, सराबोर होने के लिए आपके पास ये हृदय है, इतना बड़ा दिल है, दिल बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें छोटी छोटी बातें जो हम लोग आजकल कुंठाग्रस्त नेगेटिव बातें भर देते हैं ना, तो हमारे दिल में जगह तो बहुत कम होती है। उस जगह में हम क्या भर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम उन चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को और जितनी खराब चीज़ों को निकाल करके संगीत जैसे मूल्यवान चीज़ को भर सकेंगे तो ये जो हृदय होगा वो सहृदय रूप से आप ये सुन सकेंगे, पुनः आपको आनंद आता रहेगा, आनंद पर आनंद। तो इस तरह से आपके पास आनंद आने के लिए एक हृदय अगर हो, आपकी मनस्थिति
के साथ साथ थोड़ी परिस्थिति के साथ तालमेल बन जाए। तो आज हमारे पास एक हॉल बन के तैयार है ऑलमोस्ट। हमने पूरा प्रयास किया था कि आज पहले तो मैंने प्रयास किया कि 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन शिल्पायन की स्थापना उसी दिन हुई थी। मेरे गुरुजी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी के कर कमलों से हुई। पंडित कालविन जी उस समय इस दुनिया में थे नहीं। उनका सूक्ष्म शरीर में पंडित मुकुंद विष्णु कालविन जी मेरे दूसरे गुरुजी, उनका सूक्ष्म शरीर में आशीर्वाद मुझे मिला ही होगा। तो इस प्रकार वो दिन था रामनवमी का। साथ ही साथ मेरे संगीत की शिक्षा की शुरुआत भी रामनवमी को हुई थी। तो मुझे ये एक था कि उस दिन मैं इसकी जो नया हॉल है या इस नए कलेवर में इसको मैं लोगों को अर्पित कर सकूं, अपने समाज को मैं दे सकूं। तो वो हो नहीं पाया, लेकिन मैंने उसकी भगवान को अर्पित करने का काम, पूजा करने का काम मैंने कर लिया। वेद पाठ हुआ, वेद घोष से पूरा हॉल अभिषिक्त हुआ। इसके बाद मुझे संगीताभिषेक करना था। तो मैंने सोचा था कि चलो 26 अप्रैल को मेरा जन्मदिन है, मेरे विद्यार्थी उस दिन बहुत खुश होते हैं, तो इस अवसर का फायदा उठाया जाए। लेकिन हो नहीं पाया किसी कारण से। तो मैंने सोचा था कि सबको बुलाऊंगा, सबसे पहले विद्यार्थियों को बुलाऊंगा, उनको मीठा खिलाऊंगा, उसके बाद फिर और लोगों को बुलाऊंगा, विद्यार्थियों के साथ जुड़े हुए लोग हैं कि उनके पिता माता हैं, फिर शहर के गणमान्य लोगों को बुलाऊंगा, उनको इस हॉल से परिचित कराऊंगा और वहाँ बैठा के उनको आनंद देने का प्रयास करूंगा। वे आनंदित होकर जाएंगे, ऐसा मुझे कल्पना थी। लेकिन समय सीमा उसमें अभी हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो मैंने सोचा अच्छा, चूंकि इसकी तैयारियां कर ली गई थी, हम लोगों ने सोचा था कि मैसेज डाल दूंगा, लोग आएंगे, और कुछ लोग तैयार भी थे आने के लिए। अब नहीं हो पाया तो मैंने उनके टूटते हुए दिल को देखते हुए मैंने सोचा कि आज ऑनलाइन ही एक बार और हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मुझे इतनी देर तक मेरा बकबक सुनने के लिए, मेरी व्यर्थ की बातों को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्नेहाशीष। मैं खुद तो देवाशीष हुई हूँ। देवाशीष दे यानी देव आशीष दे, यानी हे देवता मुझे आशीष दे। मैं तो जिंदगी भर अपने नाम के साथ आशीर्वाद मांग ही रहा हूँ, और मेरा स्नेहाशीष आप तक पहुँचे, मेरे विद्यार्थियों तक। मेरे जो बराबर के लोग हैं उनको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। और जो मेरे बड़े हैं उनको मेरा सादर प्रणाम और मेरा रिस्पेक्ट आपको। ये बहुत जल्दी ही मैं आप सबको अपने स्थान पे बुलाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे खुशी के इन दिनों में आप साथ में आए। हमारी खुशी, आपकी खुशी कुछ अलग नहीं है। हम भी संगीत से खुश होते हैं, आप भी संगीत से खुश होते हैं। सबके खुशी का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन आनंद की यात्रा का अंतिम पड़ाव यानी लक्ष्य वो तो बराबर का वही है, आनंद की प्राप्ति। तो आप रसानंद से सराबोर होते रहें और रस वर्षा आपके ऊपर होती रहे संगीत की। आप सब लोग स्वस्थ रहें। आने वाला दिन थोड़ा कठिन शायद होने जा रहा है पुनः, जैसा लोग चेतावनी दे रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर भी शायद आए। भगवान से रोज प्रार्थना हमारी रहती है कि ना आवे, लेकिन जो गति है पृथ्वी की वो तो होगी ही। अब उस जो परिस्थितियाँ होंगी वो होंगी ही। अब पिछले साल हमारे संगीत से बहुत सारे सितारे छिन गए। मैं पिछले जन्मदिन को, अपना जन्मदिन मैंने इसीलिए नहीं मनाया था क्योंकि मेरे जन्मदिन के एक दिन पूर्व संध्या पर मेरे एक बहुत ही प्रिय कलाकार, मेरे बहुत ही सम्मानित कलाकार पंडित राजन मिश्र जी का देहावसान हो गया था। तो मैं दुख से बहुत ज़्यादा दुखी था, इसलिए मैंने पिछले साल जन्मदिन पर कुछ आयोजन और मनाना नहीं किया था। बाद में फिर कभी थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लिया था। आज भी किसी कारण से नहीं कर पाया, जो आप जान ही रहे हैं कि चूँकि पूर्ण नहीं हो पाया कार्य। बहुत जल्दी आप लोगों को हम मिलेंगे और खूब मस्ती करेंगे। शिल्पायन की जो गौरवशाली दिन है उनको पुनः प्राप्त करना और ज़्यादा गौरव की प्राप्ति करना। साथ में अंतिम बात एक मैं घोषणा कर रहा हूँ,
आपको पता है कि 51 साल जब हुआ था, 51 का मेरा 50 साल जिस साल था, उस साल यानी 2014 में हमारे विद्यार्थियों ने हमसे मिल करके एक हम लोग ने योजना बनाई थी कि 50 साल को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। सबकी विद्यार्थियों की इच्छा थी कि गुरुजी के 50 साल में कुछ अच्छा कुछ होना चाहिए। और करते करते बात आ गई थी कि 50 घंटे का कार्यक्रम हुआ, ध्यान देंगे 50 घंटा। लेकिन उस कार्यक्रम की बहुत सारी तैयारियों के बावजूद मैं उस समय सिंगापुर में था और मेरे गुरुजी पंडित पशुपतिनाथ मिश्र जी का 30 मार्च को उसी वर्ष देहावसान हो गया। तो मैंने तुरंत ही वो कार्यक्रम मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी हमारी मनस्थिति इस कार्यक्रम को और जन्मदिन के 50वें उसको मनाने का नहीं है। तो सब लोगों ने का देखते हुए ये आग्रह सभी करने लगे कि नहीं, अगले साल 51वां मनाएंगे। और 51वां जो जन्म दिवस था, उस दिन मेरे 51 विद्यार्थियों ने 51 अलग अलग राग 51 घंटे तक लगातार चलने वाले कार्यक्रम में प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के बारे में जो पुराने लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नए लोग जानते नहीं हैं। कब इसके बारे में विस्तार से बात होगी, किस प्रकार रात दिन आप समझ सकते हैं। 51 घंटे मतलब होता है 2.5 दिन, लगभग 2.25 दिन ऐसे मान लीजिए। और ये शुरू हुआ 24 तारीख को शाम को 6 बजे से, और ये होते हुए 25 तारीख और फिर 26 तारीख को शाम को रात को 9 बजे मेरे कार्यक्रम के द्वारा समाप्त होता है, मेरे गायन से। जिस समय मेरा गायन मैत्री भवन में चल रहा था, जिसकी क्षमता करीब 150 लोगों की है, वो 150 लोगों के हॉल में कम से कम बाहर तक 500 से 600 लोग जमे हुए थे। अंदर आने की तो बात कौन करे। उस परिसर में जहाँ पे लॉन भी है और काफ़ी अच्छा बना हुआ स्पेशियस जगह है, वो सारे लॉन से लेकर पूरा जगह लोगों से पटा हुआ था। सारे लोग मुझे बधाई देने के लिए और इस कार्यक्रम, अनूठे कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए आए हुए थे। जिस समय समापन हो रहा था, जिस समय रात के 9 बजे युवा के 51 घंटा पूर्ण हुआ, मेरे कितने विद्यार्थी आपस में ऐसे मिल रहे थे जैसे कि ईद के चांद का दीदार हो गया हो, और लोग आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हो कि बस दिख गया ऐसा। वह दिन था 51 घंटे का। और आज मैं यहाँ घोषणा कर रहा हूँ, मेरी इच्छा है और मेरे साथ मेरे विद्यार्थियों की भी इच्छा है। मेरे विद्यार्थी हमेशा कहते, वो अगले साल भी तैयार हो गए, बोले गुरुजी इस बार 52 घंटा। हमने कहा चुप रहो, अभी 51 हुआ है। फिर अगले साल बोले कि अच्छा 2 साल बाद बोले कि 55 घंटा कर ले। हमने कहा नहीं, अभी नहीं। तो सबकी इच्छाओं को रोकते हुए मैंने 60 वर्ष में कुछ न कुछ एक बड़े आयोजन की कल्पना की है। माँ से प्रार्थना है कि कुछ ऐसी अनहोनी फिर मत करा देना कि उसे टालना पड़े। और 60वें वर्ष में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा, वह यादगार होगा। आज से ही आप लोग कमर कसते रहिए। और मुझे जन्मदिन के मुबारकबाद यहाँ दे देकर लोगों ने पूरा भर दिया है फेसबुक को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कमेंट्स वगैरह बाद में देखूंगा। जिसने भी हमको शुभकामनाएं दी हैं सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लोगों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। और इसके साथ ही आज मैं यहाँ विदा लेता हूँ। अच्छा, किसी ने ये भी लिखा अर्थक्वेक भी आया था। अरे मैं जहाँ जाऊँगा तो वहाँ अर्थक्वेक तो आएगा ही। मैं तो जब से इस फील्ड में आया हूँ तब से मैं भूचाल ही ला रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ मैं भूचाल लाने के लिए फिर तैयार हूँ 60वें वर्षगांठ में। तो आज इतना ही। बहुत देर बातचीत मैंने की, आप लोग इतने सारे, अभी भी 45 लोग जुड़ करके मेरी बातचीत सुन रहे हैं। ये आपका मेरे प्रति स्नेह, प्रेम, समर्पण, आदर, सम्मान, उसी की पराकाष्ठा कह सकते हैं। मैं सबसे आज विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि। मेरे जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए आप सबको बहुत बहुत स्नेह, बड़ों को पुनः प्रणाम। शुभ रात्रि।